हेलो एवरीवन। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सीएफटी। सीएफटी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीएफटी जो ये टॉपिक है ये आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आप देखेंगे तो जो पार्ट 2 है यानी पार्ट 2 ग्रेजुएशन लेवल, इसके अंदर ये सीएफटी वाला टॉपिक भी हमें गिवन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट 2 में जो सेकंड टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इसके अंदर आप देखिए ध्यान से डिटेल्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, वो हमें यहाँ पे देखना है। फिर है कंपैरिजन ऑफ वीबीटी एंड सीएफटी थ्योरीज, और है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डीक्यू, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड एंड जॉन टेलर इफेक्ट। तो ये जो सेकेंड पार्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम डील करेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ ये जो टॉपिक है सीएफटी इसका स्टडी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सीएफटी को। तो ये सीएफटी जो थी वो किन्होंने दिया था? गिवन बाय बेथे एंड वॉन विलिक, यानी सीएफटी को बेथे एंड वॉन विलिक ने दिया था। और अकॉर्डिंग टू सीएफटी देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सीएफटी है, सीएफटी में जो भी हम कंपाउंड देखते हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सीएफटी को पढ़ते हैं, तो सेंट्रल एटम होता है एक, जैसे कि आप देखेंगे कि मैं एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ, जैसे NiCl4 -2, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे ये एक यहाँ पर एक सेंट्रल एटम है और इसके सराउंडिंग एटम है ये Cl4-। तो ये हमारा लिगेंड होता है और ये हमारा होता है सेंट्रल एटम। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू सीएफटी देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन सेंट्रल एटम यानी कि Ni एंड डोनर एटम यानी कि जो लिगेंड है हमारा, जैसे कि Cl4, ये जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है ऑफ द लिगेंड, यानी इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किस वजह से बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सीएफटी देयर इज अ नो इंटरमिक्सिंग ऑफ लिगेंड्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। तो आप क्या देखेंगे कि सीएफटी के अकॉर्डिंग जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं यहाँ पर इंटरमिक्सिंग नहीं होती, किसकी? सेंट्रल एटम और डोनर एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में, यानी सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल और डोनर एटम के ऑर्बिटल के बीच में इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। तो इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी सीएफटी के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वो बॉन्ड बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनता है और आयोनिक बॉन्ड बनता है। और कौन सा बॉन्ड नहीं बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है, ऑर्बिटल की। यहाँ पर केवल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब आप क्या देखेंगे? सीएफटी डील्स ओनली विथ द डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। और सीएफटी के अंदर केवल और केवल हम किन की बात करते हैं? डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। और किसके डी ऑर्बिटल की बात करते हैं? सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट क्या है आप देखिए, फटाफट से इसका क्विक रिकैप कर लीजिए। जो हमारा सीएफटी देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे बेथे एंड वॉन विलिक। और सीएफटी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एटम और डोनर एटम है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है। और सीएफटी में सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल और डोनर एटम यानी कि लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच में कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो कौन सा बॉन्ड नहीं बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा।
और यहाँ पर जो डील करते हैं हम केवल और केवल सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल के बारे में ही डील करते हैं, ठीक है। तो CFT में अपन क्या देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। तो हम CFT के अंदर डी ऑर्बिटल का डील कर रहे हैं। तो CFT में जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके ऑर्बिटल की हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या देखने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। और ये हम देखते हैं डी ऑर्बिटल में किन किन की देखेंगे, टेट्राहेड्रल की देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल की देखेंगे, टेट्रागोनल की देखेंगे और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम देखने वाले हैं, ओके। तो इस स्प्लिटिंग में आप क्या देखेंगे, द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर फील्ड एक्सेट्रा। यानी कि जो डी ऑर्बिटल है उनकी जो स्प्लिटिंग होने वाली सेंट्रल एटम की वो किसके इन्फ्लुएंस में होगी, टेट्राहेड्रल फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगी और टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक बहुत ही अच्छा सा समराइज एक चार्ट के फॉर्म में पूरी स्प्लिटिंग आपको समझा रखी है, चाहे वो टेट्राहेड्रल की बात करें, चाहे हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, चाहे स्क्वायर प्लेनर की, चाहे टेट्रागोनल की। तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूंगी, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये हमारा सेंटर में हम सब कॉमन लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर एक आइसोलेटेड सेंट्रल एटम है। तो जो सेंट्रल एटम है हमारा वो जनरली मेटल के फॉर्म में होता है, और मेटल के फॉर्म में होगा तो वो हमारा डी ऑर्बिटल का ही लेते हैं हम। यानी कि आप जो जानते हैं ना कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें S, P, D और F ये पीरियड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो डी वाला है, डी वाले में आप देखेंगे जो डी ब्लॉक है, मतलब S, P, D, F ब्लॉक होते हैं। तो डी ब्लॉक वाले ही हमारे मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट करेगा। तो डी ऑर्बिटल आप देखेंगे ये आइसोलेटेड सेंट्रल एटम दिया हुआ है। तो जैसे ही लिगेंड उसके पास में आएगा तो उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी राइज हो जाएगी। तो पहले अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डील कर लेते हैं, फिर इधर वाला मैं आपको साथ में समझा दूंगी। तो आप देखिए ये आइसोलेटेड सेंट्रल एटम है, जैसे ही लिगेंड उसके नियर बाय आया तो उसकी थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। तो यहाँ पर एनर्जी राइज होने के बाद क्या बन जाता है, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल फील्ड जनरेट हो जाता है। कैसा, सिमेट्रिकल, यानी कि सब सिमेट्री में प्रेजेंट है। अब आप क्या देखेंगे, जो टेट्राहेड्रल फील्ड है उसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, यानी कि E और T2 के फॉर्म में होती है। E यानी नीचे दो जो 5 ऑर्बिटल है, यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, ये नीचे 2 ऑर्बिटल जाते हैं 1 2, जिसे हम E ऑर्बिटल बोल देते हैं स्प्लिटिंग के बाद में। और जो ऊपर की तरफ जिनकी एनर्जी हाई हो जाती है वो होते हैं T2 ऑर्बिटल। तो आप देखेंगे E ऑर्बिटल यानी 2 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी डाउन हो गई, कम हो गई सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल फील्ड से, उनको हमने E बोल दिया। और 3 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल फील्ड से राइज हो गई, जब लिगेंड उसके पास आया तो उसे हमने बोल दिया T2। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब आप क्या देखेंगे कि जो एनर्जी की कमी हुई है वो कितनी हुई है, और एनर्जी जो 3 ऑर्बिटल की राइज हुई है वो कितनी हुई है। तो एनर्जी की जो डिक्रीमेंट हुआ है वो यहाँ पर 0.6 डेल्टा टी हुआ है, जिसे हम 6dq भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको माइनस साइन से लिखते हैं, 0.6 डेल्टा टी। E ऑर्बिटल की एनर्जी कम हुई है जब लिगेंड नियर बाय आया है सेंट्रल एटम के पास में। और जब हमारा T2 जो है, T2 की एनर्जी राइज हुई है, तो इसकी एनर्जी कितनी राइज हुई है, 0.4 डेल टी। यानी टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर 10dq का डिफरेंस है, यानी डेल्टा टी का डिफरेंस है।
तो यहाँ पर ये जो लाइन है, जो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल फील्ड की जो लाइन है जिससे कम हो रही है ई की और T2 की राइज हो रही है एनर्जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। क्या बोल देते हैं, बैरी सेंटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि कैसे आइसोलेटेड सेंट्रल एटम था, उसके पास जब कोई लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए आया तो उसकी एनर्जी राइज हो जाएगी। एनर्जी बढ़ने के बाद में वो दो जो ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है इसके, डी ऑर्बिटल, वो दो में स्प्लिट हो जाएंगे, E और T2 में। E की एनर्जी 0.6 डेल्टी कम होगी और T2 की एनर्जी प्लस 0.4 डेल्टी राइज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने देखा टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो हम यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एकदम अलग होती है टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग से। कैसे होती है, देखिए आप इन दोनों को कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा आइसोलेटेड सेंट्रल एटम था, जब लिगेंड उसके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए आया तो उसकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो डी जनरेट, डी ऑर्बिटल, सिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल फील्ड इस तरीके से एनर्जी राइज होकर इस तरीके से सेट हो जाएगा। और जब लिगेंड पास में आया तो वो फिर से दो में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो टेट्राहेड्रल से जस्ट रिवर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल है वो T2G और EG में स्प्लिट हुआ है। T2G और EG में स्प्लिट हुआ है। T2G यानी कि 1, 2, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे चली गई, डाउन हो गई, और EG यानी 1, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी राइज हो गई जो डी ऑर्बिटल थी उससे। तो कितनी राइज हुई, 0.6 डेल क्यू, और कितनी कम हुई T2G की, -0.4 DQ। टोटल 10 DQ होता ही है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बैरी सेंटर है। तो आप यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल में जब एनर्जी कम हुई थी तो वो -0.6 डेल्टा T कम हुई थी और वो E था। और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में जो एनर्जी डाउन होगी T2G की वो -0.4 डेल्टा नॉट होगी। ठीक है, डेल ओ होगी, और कितनी बढ़ेगी, +0.6 डेल नॉट, यहाँ पर EG की एनर्जी बढ़ेगी। तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग भी देख ली। अब हम देखेंगे टेट्रागोनल फील्ड की स्प्लिटिंग को हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। तो आप देखिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्रागोनल फील्ड की स्प्लिटिंग में क्या डिफरेंस है। तो हमारा जो ये यहाँ तक की स्प्लिटिंग सेम है। अब इसके बाद में जब टेट्रागोनल फील्ड के लिगेंड पास में आएंगे, जब स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी, तब यहाँ पर जो T2G है वो फर्दर हम स्प्लिट बता सकते हैं। यहाँ पर T2G में जो ऑर्बिटल थे 1, 2, 3 यानी DXY, DXZ और DYZ, इसमें क्या देखेंगे, जो DXZ है और DYZ है यानी ZZ वाले हैं, उनकी एनर्जी और कम हो जाएगी जब लिगेंड टेट्रागोनल फील्ड वाला लिगेंड पास में आएगा, तो उनकी एनर्जी और डाउन हो गई। और यहाँ पर DXY की एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। और ऐसे ही आप EG वाले को देखेंगे तो EG में भी दो थे, एक था DX² - Y² और एक था DZ²। तो DZ² वाले की एनर्जी डाउन हो जाएगी और DX² - Y² की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे कि ZZ वाले जो हैं, जिसमें भी Z आ रहा है, Z एक्सिस पर है, उनकी एनर्जी जहाँ पर भी है उससे कम हो जा रही है और X और Y वालों की एनर्जी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये टेट्रागोनल फील्ड की स्प्लिटिंग हुई। अब हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर फील्ड की स्प्लिटिंग कैसे होती है। स्क्वायर प्लेनर फील्ड की स्प्लिटिंग देखेंगे तो जो टेट्रागोनल फील्ड था जिसमें कि DXY और DYZ था, तो ये और ज़्यादा इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दो थे, जब टेट्रागोनल फील्ड था DXZ² EG का और DXY T2G का, तो इनमें आप देखेंगे एक तरीके से रिवर्स हो गया। DXY की एनर्जी बढ़ेगी और DZ² की एनर्जी और कम हो जाएगी, यानी Z वाले की और भी ज़्यादा एनर्जी डाउन हो जाएगी जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और DX² Y² की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से होता क्यों है, स्प्लिटिंग इस तरीके से क्यों होता है,
ये होता है कि हमारा जब लिगेंड आइसोलेटेड सेंट्रल एटम के पास में आता है तो वो किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है उसके बिहाफ पर स्प्लिटिंग होती है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो एनर्जी का जो ऑर्डर है वो किस तरीके से। सबसे कम स्प्लिटिंग होती है डेल्टा टी, यानी टेट्राहेड्रल जो है हमारा, उसकी जो एनर्जी का गैप है वो सबसे कम होगा, यानी उसमें जब लिगेंड आएगा टेट्राहेड्रल फील्ड में तो उसमें एनर्जी में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। सबसे कम टेट्राहेड्रल की, फिर उससे ज़्यादा ऑक्टाहेड्रल की, फिर उससे ज़्यादा टेट्रागोनल की, और उससे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर की। तो डेल्टा टी इज़ लेस देन टू डेल्टा नोट इज़ लेस देन टू टेट्रागोनल, डेल्टा टेट्रागोनल, और डेल्टा टेट्रागोनल इज़ लेस देन टू डेल्टा स्क्वायर प्लेनर। तो ये ऑर्डर है, आप इसको देखकर भी पहचान सकते हैं। देखो टेट्राहेड्रल dt की इतना है एनर्जी, फिर आप ऑक्टाहेड्रल की देखेंगे, फिर ऑक्टाहेड्रल के बाद हम टेट्रागोनल की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा, और स्क्वायर प्लेनर की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ठीक, इस तरीके से एनर्जी का ऑर्डर है। अब हम एनर्जी का ऑर्डर ओनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें कि उसमें एनर्जी का ऑर्डर कैसे है, तो dx z एंड dy z की एनर्जी इक्वल है, किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। देखिए यहाँ पर दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वल दी हुई है, और उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, dz स्क्वायर की, और उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, dx y की, और उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर dx z और dy z की एनर्जी इक्वल है, फिर उससे ज़्यादा dx y की, फिर उससे ज़्यादा dz स्क्वायर की, और उससे ज़्यादा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो ये यहाँ पर आप इमेज से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया।